Bismillahirrahmanirrahim. This is Murtaza Kait and welcome to the last lecture of session 21 that is Deduction Not Allowed. हम इनकम फ्रॉम बिजनेस के एड का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेशन कवर कर रहे थे दैट इज सेशन 21 डिडक्शंस नॉट अलाउड, जिसमें हमारे पास लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर्स हैं जिनकी डिडक्शन आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस एज वेल एज बाकी एड्स ऑफ इनकम में अलाउ नहीं होगी. तो इसका लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 20. इसे रीड करता हूं और फिर एक्सप्लेन करता हूं. नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर that is attributable to the sales made to a person who is required to be registered but not registered under the Sales Tax Act 1990 by industrial undertaking computed according to the following formula. Basically point number 20 में ये कह रहा है कि अगर एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एक्सपेंसेस क्लेम करती है, वो एक्सपेंसेस जो कि एट्रीब्यूट करते हैं सेल्स के अगेंस्ट, एक ऐसी सेल्स के अगेंस्ट जो कि किसी सेल्स टैक्स के अनरजिस्टर्ड पर्सन को की गई है. अगर एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेल करती है एक ऐसे बंदे को जो कि सेल्स टैक्स लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, तो इस केस में इस सेल्स की बैक पे या इस सेल्स से एट्रीब्यूटेबल जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे वो डिसअलाउ हो जाएंगे इस फॉर्मूला के तहत. अब फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला ये है टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शंस क्लेम्ड, यानी जो भी आपके टोटल एक्सपेंसेस हैं जो कि आप क्लेम करते हो अपने बिजनेस इनकम को कैलकुलेट करने के अगेंस्ट, मल्टीप्लाई बाय टोटल सेल्स एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी टू पर्संस रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 वेयर सेल इक्वल और एक्सीड्स 100 मिलियन पर पर्सन. यानी कि पहले आपने सारे एक्सपेंसेस लिए जो कि आप डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर रहे हो, मल्टीप्लाई बाय उन पर्संस की तरफ सेल्स जो कि सेल्स टैक्स लॉ में या फेडरल एक्साइज लॉ में लायबल टू बी रजिस्टर्ड थे लेकिन एक्चुअली रजिस्टर्ड नहीं थे, और आपने जो उनको सेल किए ना वो 100 मिलियन या 100 मिलियन से एक्सीड करती हो. यानी कि यहाँ पे उन सेल्स के बैक पे एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो रहे हैं जो सेल हमने सेल्स टैक्स या फेडरल एक्साइज लॉ के अनरजिस्टर्ड पर्सन को की, एंड हमारी जो सेल्स का क्वांटम पर पर्सन है वो 100 मिलियन या 100 मिलियन से एक्सीड करता हो. तो टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शंस मल्टीप्लाई बाय टोटल सेल्स एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स एंड एफईटी टू पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 वेयर द सेल इक्वल और एक्सीड्स 100 मिलियन पर पर्सन डिवाइडेड बाय टर्नओवर फॉर द टैक्स ईयर. तो इस फॉर्मूला के तहत जो भी हमारा प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस आएगा वो हमारा डिसअलाउ हो जाएगा. फिर कहता है प्रोवाइडेड दैट disallowance of expenditure under this clause shall not exceed 10% of the total deduction claim. कि इस क्लॉज की वजह से जो आपके मैक्सिमम एक्सपेंस डिसअलाउ हो सकते हैं वो मैक्सिमम एक्सपेंस 10% ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस होंगे. यानी कि 10% ऑफ द टोटल डिडक्शन अलाउड मैक्सिमम इस क्लॉज की वजह से डिसअलाउ हो सकता है, इससे ज्यादा इस क्लॉज में आपका एक्सपेंस डिसअलाउ नहीं होगा. लास्ट में कहता है एफबीआर में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एग्जाम पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन from this clause subject to such condition and limitation as may be specified herein. प्रोवाइसो के सेकंड पार्ट में एफबीआर को पावर्स दी गई है कि एफबीआर चाहे तो एसआरओ इशू करके किसी पर्सन को या किसी क्लास ऑफ पर्सन को इस क्लॉज की एप्लीकेशन से बचा सकता है, इस क्लॉज की एप्लीकेशन से रोक सकता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन जो भी एफबीआर चाहे वो इम्पोज करके. यानी एफबीआर एसआरओ इशू करके किसी भी पर्सन या किसी भी क्लास ऑफ पर्सन के ऊपर इस क्लॉज की एप्लीकेशन को रोक सकता है. अब इस क्लॉज से बढ़ने एक आसान सी एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है डॉलिंस. याद रहे ये जो क्लॉज अप्लाई होगा ये सिर्फ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग पे अप्लाई होगा, यानी कि मैन्युफैक्चरर पे अप्लाई होगा. हमारे पास एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है डॉलिंस ने क्या करा कि पूरे साल में 500 मिलियन की सेल्स की, और इस 500 मिलियन की सेल्स के अगेंस्ट इनके 300 मिलियन के एक्सपेंसेस है, यानी कि 200 मिलियन की इसकी इनकम कैलकुलेट हो गई. अच्छा, जब हमने इसकी सेल का पोस्टमार्टम किया ना तो ये 500 मिलियन की सेल 5 कस्टमर्स को की गई है. कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी, कस्टमर डी एंड कस्टमर ई. इन 5 कस्टमर्स को सेल्स की गई है 170 मिलियन कस्टमर ए को, 30 मिलियन कस्टमर बी को, 70 मिलियन कस्टमर सी को, 80 मिलियन कस्टमर डी को और 150 मिलियन कस्टमर ई को. इन 5 कस्टमर्स में से 3 कस्टमर्स सेल्स टैक्स लॉ में रजिस्टर्ड है और 2 कस्टमर्स कस्टमर डी और कस्टमर ई सेल्स टैक्स लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है. अच्छा, यानी कि ये जो क्लॉज हमने रीड किया वो रजिस्टर्ड कस्टमर के अगेंस्ट तो रेलेवेंट नहीं है. जो सेल्स मैंने रजिस्टर्ड कस्टमर को की उसके अगेंस्ट कोई मसला नहीं है. जो सेल्स मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन को की प्लस उनका क्वांटम 100 मिलियन से ज्यादा हो, तो मैंने कस्टमर डी को देखा तो कस्टमर डी का क्वांटम 80 मिलियन था, यानी कि यहां पे ये क्लॉज अप्लाई नहीं होगा. कस्टमर ई को मैंने देखा तो कस्टमर ई का जो क्वांटम था वो 150 मिलियन था, यानी कि 100 मिलियन से ज्यादा था,
तो कस्टमर ई के बैक पे या कस्टमर ई से प्रोपोर्शनेट जितने भी एक्सपेंस होंगे वो डिसअलाउ होंगे। एक फॉर्मूला कहते हैं, फॉर्मूला क्या था सर हमारा, एक्सपेंसेस डिसअलाउड, हमारे एक्सपेंसेस डिसअलाउ होंगे, हमारे एक्सपेंस डिसअलाउ होंगे लोअर ऑफ एज पर फॉर्मूला 300 के टोटल एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई बाय 150 की सेल्स जो कि हमने कस्टमर ई को की है, जो कि अनरजिस्टर्ड भी है और 100 मिलियन से एक्सीड भी करता है, डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर कितना है 500 मिलियन, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइड बाय 500, ये आ गया 90। फिर प्रोवाइजो में ये था कि इस क्लॉज में जो एक्सपेंसेस का मैक्सिमम डिसअलाउंस होगा वो 10% ऑफ टोटल एक्सपेंसेस होगा, तो मैंने 300 का ही 10% किया तो ये आ गया 30। तो 90 और 30 जो भी इन दोनों का लोअर है ये एक्सपेंस हमारा डिसअलाउ हो गया, यानी कि 200 में इन डिसअलाउड एक्सपेंडिचर्स को ऐड किया तो मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस या टैक्सेबल इनकम वर्कआउट हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी इलस्ट्रेशन थी पॉइंट नंबर 20 को एक्सप्लेन करने के लिए। यहां तक अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारा सेक्शन 21 कंप्लीट होता है। आई होप कि मैं सारी क्लॉजेस को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज के लेक्चर को यहीं तक रखना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।